कल ही अपने संतोष बेनीवाल है जो उनके साथ चुनाव प्रचार के अंदर लगी हुई है, उनका एक बयान आता है कि भरत सिंह बेनीवाल को इस बार सीएम बनाया जाएगा। ये तो बड़ी हंसने वाली बात है। पहली बात तो एमएलए ही नहीं बनता, और जिस दिन ये इस हरियाणा का इतना दुर्भाग्य नहीं है कि भरत सिंह जैसे लोग यहाँ पे सीएम बन जाएंगे, जिस दिन वो सीएम बन गए तो आप और मैं तो क्या कोई भी हरियाणा से सबको पलायन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो उनकी जी की गए आदत ही है। जो आदमी अनपढ़ आदमी है, जिसको यही नहीं पता किसी को बुलाने का, उसको मैंने सुना बाद में उसने सफाई दी, आप जैसे पत्रकार भाइयों को ही उसने सफाई दी, मैं तो उसको पंचायत के लिए बुला रहा था। अरे तो पंचायत में ये भाषा लेके उसमें गोपाल कांडा जी को भी बहुत उसने अभद्र भाषा बहुत ज्यादा, उसका तो आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये इनकी मानसिकता दिखाती है वो किस टाइप के आदमी है। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा दो सिख भाइयों के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसने क्या कहा, कहते हैं सिख तो नशे में रहते हैं। दो युवा सिखों के बारे में क्या इनको यही नहीं पता कि वो उसकी टांग को खुर्क कर रहा है, वो उसकी खुर्क कर रहा है, तो नशे में रहते हैं। इस आदमी को जो आदमी स्कूल के पीछे से देगा, सिवाय भरत सिंह के लिखने का, मैं शर्त मारता हूँ आप उसको उनको कभी अखबार दिखा देना और उनको कहना ये पढ़ के दिखा दो। अगर वो पढ़ दे, हेडलाइन ही पढ़ दे, तो मैं आपकी बात मान लूंगा भी ये आदमी इस लायक है। तो स्कूल के पीछे से नहीं गया, आगे से तो जाना ही गया, वो पीछे से नहीं टपा, तो उसने तो ऐसे ही उसको सिक्का के इतिहास के बारे में क्या पता। उसकी फोटो रखता है कि मैं तो एक झूठा हूँ, ये देखो मुर्रा नस्ल का है, कि मैं तो मुर्रा नस्ल का झूठा हूँ, ये हूँ। इसको, जिस आदमी को अपने आप को आदमी नहीं मानता, जो अपने आप को एक जानवर मानता है, तो उस आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं जो आपने पूछे सवाल, अभद्र भाषा, किसी को कुछ कहना, पत्रकारों को धमकाना। आज ने अब लेटेस्ट और भी अभी देखना वीडियोस बहुत आएंगे, ये खुद अपना काम करता जा रहा है, डेली अपना एक कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करेगा जिसका खुद का 5 तारीख तक काम हो जाएगा, इसकी जमानत जब्त होगी। ये बहुत 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 ज्यादा वोटों से हारने वाला है। और उसके बाद ये दिन में तो मेरे साथ घूमे, या कह लूं मेरे साथ तो नहीं था दिल से, भी उन नेताओं के साथ, बड़े जो हमारे सीनियर नेता उनके साथ गाँव में जाए, शाम को उन्हीं गाँव में दोबारा जाके भी इसको वोट नहीं दे रहे। पीठ में छुरा घूमने वाली बात, बिल्कुल पीठ में छुरा घूमते रहे शरिया। फिर अब जब वोट मिले, उनको टिकट मिली, मेरे को नहीं मिली, और अब मेरे पास आई मदद करो, मैंने स्पष्ट मना कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम पहुंचे हैं दड़बा गांव के अंदर। दड़बा गांव अपने आप में एक राजनीति के अंदर खास पहचान रखने वाला गांव है। तो उसी के साथ ही हमारे साथ इस समय मेरे बगल में मौजूद है पवन बेनीवाल। तो हमारे साथ पवन बेनीवाल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि पहले अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, 10 साल से वो इनेलो पार्टी से अलग रह रहे थे। हालांकि पहले वो इनेलो पार्टी के अंदर रहकर अपनी जो सेवाएं हैं आम जनता को दे रहे थे। उसके बाद कोई पारिवारिक बातचीत होने के कारण, मतभेद होने के कारण इनेलो पार्टी से अलग होना पड़ा। उसके बाद अब वो फिर से दोबारा से अगर बात की जाए तो दोबारा अब वो फिर से इनेलो पार्टी के अंदर आ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। जी सर, इनेलो पार्टी के अंदर आपकी 10 सालों के बाद घर वापसी हुई है, यूं कह सकते हैं। तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है अभी फिलहाल? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये 10 सालों के बाद घर वापसी हुई है और बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। दोनों भाई एक हो गए, जो सब लोगों की चाह थी, परिवार की भी थी और रिश्तेदारों की भी थी, और जो हमारे कार्यकर्ता है दोनों पार्टी के, उनकी भी थी, भी चलो एक हो जाए। तो एक हो गए। आज बहुत अच्छा माहौल है और इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका बहुत फर्क पड़ा है। तो सर, ऐसी क्या वजह रही कि 10 साल पहले आपको इनेलो पार्टी है वो छोड़नी पड़ी और आप बीजेपी के अंदर भी रहकर आपने चुनाव लड़े, उसके बाद आप कांग्रेस के अंदर भी रहे? देखिए पूजा जी, ये विजय कुछ टीवी पे करने वाली नहीं है, वो हमारे आपसी मतभेद थे। कोई पारिवारिक, क्यों जब हम इकट्ठे एक परिवार की तरह ही रहते थे, और परिवार में जब इकट्ठे रहते हैं तभी कोई मतभेद होते हैं। जिस आदमी से आप मिलेंगे नहीं, उससे क्या मतभेद होंगे? तो हमारे आपस में बहुत भाइयों की तरह ही रहते थे, ऐसे 24 घंटे साथ रहना। और आज से नहीं, जब मैं कॉलेज में था, हालांकि मेरे से 5-7 साल बड़े हैं भाई साहब, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे को बहुत प्यार इज्जत दी।
और हमें 24 घंटे से हरियाणा के कोई कोने में हो साथ ही रहना, साथ ही खाना पीना। और राजनीतिक में जो जिम्मेवारी मेरी लगा देते थे, चाहे वो दड़बा हल्का होता था, इलाहाबाद हल्का होता था, कहीं का भी मेरी जिम्मेवारी लगाते थे, मैं दिल खोल के और बड़े ईमानदारी से हमेशा मैंने निभाया है। और इस बात को वो भी मानते हैं। और वो आपस में छोटे मोटे मतभेद, अब छोटे खेलो मोटे खेलो हो गए, अब वो दूर हो गए, अब पास्ट इज पास्ट। तो सर अभी आप हाल ही में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इनेलो के अंदर आए हो, तो कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ वजह रही कि आपको कांग्रेस पार्टी भी छोड़नी पड़ी? देखिए जी, इसकी मुख्य वजह जो कैंडिडेट है वो खुद ही है ना। मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता था। जब मैं 2014 में पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं बीजेपी से था। भरत सिंह को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी, रमेश बहादुर जी को मिली थी। तो उस टाइम मैं उनके पास गया था, साहब आप भी मेरा साथ दो। परिवार, अगर पहले हमारी आपस में दुश्मनी होती थी लेकिन वो खत्म हो गई, वो हमारी खत्म हो गई। आपस में हमारी पंचायतें हो गई, पंचायत में सब, उसके बाद बड़ा अच्छा चल रहा था। तब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने जिसका भी साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। मतलब यूं कह सकते हैं कि उनका ये था कि पवन बेनीवाल को आगे नहीं बढ़ने देना। बिल्कुल, मन में उनके यही चीज थी, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। फिर 2019 का फिर इलेक्शन आया, फिर वो खुद खड़े हुए भी कांग्रेस से, मैं बीजेपी से था। तो उनको दिख गया भी अब मैं नहीं जीत रहा, उन्होंने फिर दोबारा वही, बल्कि खुद आखिरी 5 दिन में तो उन्होंने इलेक्शन ही छोड़ दिया। और लोगों को यही कहने लगे, मेरे को वोट देते आप इनेलो को डाल दो या उसको डाल दो, इनेलो को ही डाल दो। अब मैं तो बीजेपी में था, वो कांग्रेस से थे, तो इनेलो को वोट डलवाए उन्होंने। अपने वोट, खुद के पर्सनल वोट जो उनके परिवार के वोट है, अरे चल वो डलवाए। और उसके बाद कांग्रेस में जब मैं बाई इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम तो उन्होंने बिल्कुल शरेआम हद ही कर दी। कांग्रेस में रह के जब कोई नेता आता था, जैसे दीपेंद्र जी भी आए और हुड्डा साहब भी आए, और मेरे लिए तो बहन शैलजा जी ने तो दिन रात एक कर दी। उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, बहुत बड़ा एहसान है। मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। ये मैंने एहसान कभी हो सका तो जिंदगी में उनका जरूर उतारूंगा। और उसके बाद ये दिन में तो मेरे साथ घूमे, या कह लूं मेरे साथ तो नहीं था दिल से भी, उन नेताओं के साथ, बड़े जो हमारे सीनियर नेता उनके साथ गाँव जाए, शाम को उन्हीं गाँव में दोबारा जाके भी इसको वोट नहीं देने। मतलब पीठ में छुरा घोंपने वाली बात, बिल्कुल पीठ में छुरा घोंपते रहे शरेआम। फिर अब जब वोट मिले, उनको टिकट मिली, मेरे को नहीं मिली, और अब मेरे पास आए भी मदद करो, मैंने स्पष्ट मना कर दिया जी। अपने वर्करों से पूछा मैंने, पहले मैं वर्करों से बात करूंगा। हमारे वर्करों को मैंने बुलाया, कम से कम 1000 आदमी इकट्ठे हुए थे घर पे ही मेरे। उनसे पूछा बताओ क्या किया जाए। वो कहते जी, जो इसने हमारी देसी भाषा में कहते न्यूनतो मोड़नो है, तो न्यूनता जो इसने 21 का गाला था वो अब 51 का करके मोड़ेंगे। अच्छा, अब 51 का करके मोड़ देंगे बिल्कुल। अच्छा। जैसे इन्हें हमारे को हरवाने में अहम भूमिका निभाई, अब वो का वो हम करके देंगे। और फिर हमारे भाई भाइयों के डिफरेंसेस खत्म हो गए, तो अब तो हम 1 और 1 11 है। अच्छा। अब इसको कहाँ हिलने देंगे, हिलने नहीं देंगे इसको। तो भरत सिंह बेनीवाल की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ संतोष बेनीवाल हैं, वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल हजारों वोटों से जीत के जाएंगे। वो तो वक्त बता देगा, दावा करने से कुछ नहीं होता, वो तो लोग बताएंगे। दावा तो हर कोई भी खड़ा होता है वो करता ही है, ये तो करना ही होता है। वकील कोई भी हो, वो ये नहीं कहता मैं केस हार जाऊंगा। डॉक्टर कोई किसी के पास चले बीमार, वो ये नहीं कहता मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो दावे कोई भी नेता हो, चाहे उसकी खुद की जमानत जब्त हो, वो कभी नहीं कहेगा भी मेरी जमानत जब्त। तो ये तो चलता रहता है राजनीति में, दावे खोखले दावे हैं। और ये 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता लगेगा। यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से चौधरी अभय सिंह चौटाला यहाँ से जीत गए। लगभग 4 से 5 दिनों की पहले की बात की जाए, एक बहुत ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है, जिसके अंदर बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उनकी तरफ से। बिल्कुल, ये तो उनकी जी की आदत ही है। जो आदमी अनपढ़ आदमी है, जिसको यही नहीं पता किसी को बुलाने का, उसको मैंने सुना बाद में उसने सफाई दी। आप जैसे पत्रकार भाइयों को ही उसने सफाई दी। मैं तो उसको पंचायत के लिए बुला रहा था। अरे तो पंचायत में ये भाषा लेके, उसमें गोपाल कांडा जी को भी बहुत उसने अभद्र भाषा, बहुत ज्यादा, उसका तो आप सोच भी नहीं सकते।
बस तो ये इनकी मानसिकता दिखाती है वो किस टाइप के आदमी है। और अगर इनके बाई चांस, पहली बात तो ऐसी बात होती नहीं, और बाई चांस उनको दोबारा यहाँ से कोई प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाए तो आप सोच लो क्या जनता का हाल करेंगे। तो ऐसे लोग हैं जी। आज की रिकॉर्डिंग भी है एक, वो भी काफी वायरल हो रही है उसके अंदर। बिल्कुल होगी जी, जो रिकॉर्डिंग है एक मतलब काफी धमकाया जा रहा है, कुछ धमकाया जा रहा है, पत्रकार लोगों को धमकाया जा रहा है जी। आज तो एक पत्रकार को धमकाया, पता नहीं किस चेयरमैन को, मैंने वो अभी सुनी थी। तो उसमें कोई पत्रकार साथी को कह रहा था तूने इस चेयरमैन के खिलाफ ये कैसे निकाल दी, ये निकाल दी, मैं तेरे को देख लूंगा। वो पूछ रहा है तुम मेरे को धमका रहे हो क्या, और कि मैं तेने दूध डालूंगा। तो ये तो शरेआम धमकी, बल्कि पत्रकारों को, आम जो व्यापारी है उनको गालियां धमकाना। तो इन लोगों को क्या, इनकी सोच यही है। तो इन जैसे लोग कभी नहीं बन सकते यहाँ से एमएलए। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा 2 सिख भाइयों के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसने क्या कहा, कहते सिख तो नशे में रहते हैं। 2 युवा सिखों के बारे में, क्या इनको यही नहीं पता कि वो उसकी टांग को खुर कर रहा है, वो उसके खुर कर रहा है, तो नशे में रहते हैं। इस आदमी को जो आदमी स्कूल के पीछे से देगा, सिवाय भरत सिंह के लिखने का, मैं शर्त मारता हूँ आप उनको कभी अखबार दिखा देना और उनको कहना ये पढ़ के दिखा दो। अगर वो पढ़ दे, हेडलाइन ही पढ़ दे, तो मैं आपकी बात मान लूंगा भी ये आदमी इस लायक है। तो स्कूल के पीछे से नहीं गया, आगे से तो जाना ही गया, वो पीछे से नहीं टपा। तो उसने तो ऐसे ही, उसको सिखों के इतिहास के बारे में क्या पता भी हमारे सिख गुरुओं ने क्या क्या कुर्बानियां दी, मुगलों के खिलाफ लड़े और इस देश को, और फिर उसके बाद में इस देश की आजादी में उनके सिखों की क्या अहमियत है। सरदार भगत सिंह जी है, उधम सिंह जी है, और अनगिनत सिख हैं, किस किस का नाम लूं मैं, उसको क्या बताएं, उसको कुछ पता ही नहीं। उसने तो एक ही वो कर रखी है, कलम पंजाबी बेल्ट में थे, सिखों में इस चीज का बड़ा रोष था क्या जी, उन्होंने बोलना ही नहीं पता की कही जाता है, सानू समझता है ये तो नशेड़ी है। उसको ये नहीं पता सिख आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। हमारे आर्मी चीफ सिख रह चुके, हमारे एयरफोर्स चीफ से रह चुके, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ऑफिशियल हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बिजनेसमैन हो, और कोई भी हो, फार्मर्स हो, सिख एक से एक बड़ा फार्मर है। कल ही अपने संतोष बेनीवाल हैं जो उनके साथ चुनाव प्रचार के अंदर लगी हुई है, उनका एक बयान आता है कि भरत सिंह बेनीवाल को इस बार सीएम बनाया जाएगा। ये तो बड़ी हंसने वाली बात है। पहली बात तो एमएलए ही नहीं बनता, और जिस दिन ये इस हरियाणा का इतना दुर्भाग्य नहीं है भी भरत सिंह जैसे लोग यहाँ पे सीएम बन जाएंगे, जिस दिन वो सीएम बन गए तो आप और मैं तो क्या, कोई भी हरियाणा से सबको पलायन करना पड़ेगा। अच्छा, एक अक्सर जब भी जहाँ भी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं वो यही दिखाते हैं कि मेरे जेब के अंदर सांड की फोटो है। ओ बिल्कुल, जो एक इसके ऊपर हमारे कहना चाहोगे? हमारे एक देसी भाषा में उसको झूठा कहते हैं, उसकी फोटो रखता है भी मैं तो एक झूठा हूँ, ये देखो मुर्रा नस्ल का है कि मैं तो मुर्रा नस्ल का झूठा हूँ, ये हूँ। इसको, जिस आदमी को अपने आप को आदमी नहीं मानता, जो अपने आप को एक जानवर मानता है, तो उस आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं जो आपने पूछे सवाल, अभद्र भाषा, किसी को कुछ कहना, पत्रकारों को धमकाना। आज ने अब लेटेस्ट और भी अभी देखना वीडियोस बहुत आएंगे, ये खुद अपना काम करता जा रहा है, डेली अपना एक कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करेगा जिसका खुद का 5 तारीख तक काम हो जाएगा, इसकी जमानत जब्त होगी। ये बहुत 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 ज्यादा वोटों से हारने वाला आदमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल जी, जिन्होंने भरत सिंह बेनीवाल है उनके जो गहरे राज हैं वो खोले हैं। खैर, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।